इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। प्रोबेबिलिटी एक बहुत आसान बट बहुत कठिन चैप्टर। मैंने आसान इसलिए कहा क्योंकि जिन बच्चों के बेसिक्स इसमें क्लियर होते हैं वो बहुत आसानी से इसमें फुल मार्क्स गेन कर पाते हैं, और कठिन इसलिए कहा क्योंकि जिन बच्चों के बेसिक्स नहीं होते उनके लिए ये चैप्टर बहुत टफ होता है क्योंकि उनको यही नहीं समझ में आता है कि करना क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने बेसिक्स क्लियर रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी में फुल मार्क्स गेन करना बहुत आसान है, और मैं आपको बताता हूं ये आप कैसे कर सकते हैं। मेरा ये जो वीडियो है इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी क्लास 12th एनसीईआरटी का। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 वीडियोस जरूर देखें मेरे इस चैनल से। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी के बेसिक टर्म्स वाला वीडियो, और सेकंड एक्सियोमेटिक अप्रोच वाला, एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी वाला वीडियो। ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिक टर्म्स जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे आप समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, एक्सियोमेटिक अप्रोच क्लियर नहीं होगा तो आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों वीडियोस जरूर देखें। उसके बाद जब आप इंट्रोडक्शन वाला ये वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक चीज, एक एक बात बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी, और इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित भंडारी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथमेटिक्स. In this video, we are going to talk about Introduction to Conditional Probability, which is the very first topic and very important topic of chapter number 13, class 12th NCERT. ये बहुत important topic है probability का class 12th की। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आता है तो definitely पूरा chapter समझना काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं, अच्छे से सारी चीजें समझ पाते हैं, तो फिर आप आसानी से एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टॉपिक्स हम कौन कौन से इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत अच्छे से, बहुत ही थॉरोली, डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या, विद एग्जांपल्स। फिर हम आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, एंड देन हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे जिनको करने के बाद आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी इस टॉपिक पे। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुई थी क्लास 9th से। हमने पढ़ी थी एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। फिर हमने 10th में पढ़ी थियोरेटिकल, और जिसको हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। 11th में हमने कवर किया एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं प्रोबेबिलिटी की। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक्सियोमेटिक अप्रोच में प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल के वीडियो पे जाके एक्सियोमेटिक अप्रोच के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप वो वीडियो अच्छे से देखिए, बिकॉज इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए इस चैप्टर में कहीं ना कहीं एक्सियोमेटिक का बहुत ज्यादा यूज भी होगा, और आपको बहुत जरूरी है उसका बेसिक्स क्लियर होना। तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद 12th में हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली 12th में जो प्रोबेबिलिटी हमको पढ़नी वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसका पहला टॉपिक ही अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या चीज। तो देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली निकालना तो प्रोबेबिलिटी ही है, बट कुछ कंडीशंस के साथ। नाम जो एग्जैक्टली अपने आप को डिफाइन कर रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट मींस here you need to find probability only but with certain conditions given to you. आपको probability ही find करनी है बट कुछ conditions के साथ। कैसी conditions? आपको किसी एक event की probability निकालनी होगी तब जब already एक दूसरा event हो चुका होगा। I repeat, ध्यान से समझिएगा, आपको किसी एक event की probability निकालनी होगी यहां पे जब दूसरा event already हो चुका होगा। ऐसे प्रोबेबिलिटी मेजर करना कहलाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे अब यहां पे मैंने एक नाम लिया इवेंट। अब मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके कुछ बातें करना चाहूंगा। देखिए, मैंने यहां पे नाम लिया इवेंट। अब काफी बच्चे होते हैं जिनको 11th का बेसिक्स क्लियर नहीं होता प्रोबेबिलिटी का, तो जैसे उनको पता ही नहीं कि इवेंट क्या होते हैं। तो जब उनको पता नहीं रहेगा तो वो अच्छे से इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे और वहां पे आएगी प्रॉब्लम्स।
तो देखिए इवेंट्स मैं आपको समझा दूं, इवेंट क्या होते हैं? सेट ऑफ दोज आउटकम्स फ्रॉम सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या होता है? किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम्स का सेट कहलाता है सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस में से ही जिन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनका सेट कहलाता है इवेंट। तो आपको पता होना चाहिए इवेंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए सैंपल स्पेस क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए यहां पे मैं कह सकता हूं कि इवेंट कहां से आया है? सैंपल स्पेस से ही आया है, तो वो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। अब ये सारे जो बेसिक टर्म्स जिनके मैंने अभी नाम लिए, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इसमें डाउट है, तो प्लीज आप इन पहले अपना ये डाउट क्लियर कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने इसके लिए भी वीडियो डाला है अपने चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसमें मैंने प्रोबेबिलिटी में यूज होने वाले सारे बेसिक टर्म्स एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाए हैं। तो एक वो वीडियो और दूसरा एक्सियोमेटिक अप्रोच, ये दोनों चीजें प्लीज अच्छे से क्लियर करिए ताकि आपको ये समझना काफी आसान हो जाए। तो इसका लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वो वीडियो है जिसमें मैंने सारे अच्छे से बेसिक टर्म्स डिस्कस किए हैं, तो प्लीज गो थ्रू इट इफ यू हैव एनी डाउट देन। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब ऑलरेडी दूसरा इवेंट हो चुका है। अब ये कैसे देखते हैं। मान लीजिए कोई इवेंट ए है और आपको इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मगर आपको गिवन है कि इवेंट बी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है इवेंट बी। इवेंट बी के हो जाने के बाद इवेंट ए की क्या प्रोबेबिलिटी है होने की, ये आपको फाइंड करना है। इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और ऐसा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालनी हो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन की इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है, उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन बी। प्रोबेबिलिटी ए, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना अंडर द कंडीशन बी, की कंडीशन बी क्या कह रही है कि इवेंट बी हो चुका है। तो अब देखिए इसको हम डिनोट करते हैं पी ए बाय बी से या पी ए अपॉन बी से। इसका मतलब ही होता है कि बी हो चुका है तब ए की प्रोबेबिलिटी निकालना। ये होता है एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्चुअली बेसिक, कि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तब दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना। अब अभी तक तो हम लोगों ने थ्योरेटिकली बात करी, अब हम समझने की कोशिश करेंगे सिचुएशंस के हिसाब से कि एक्चुअली करना क्या है। हम ये तो समझ गए कि ठीक है एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो ऐसा हमको करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। बट कैसे करते हैं वो मैं आपको दो सिचुएशंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए एक केस वन, सिचुएशन वन, कि मान लीजिए एक बैग में 2 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। अब आपने एक बॉल निकाली उस बैग में से रैंडमली, और आपने क्या किया, उस बॉल को वापस उस बैग में नहीं डाला, आपने अपनी पॉकेट में रख लिया सपोज। तो अब क्या हो रहा है इससे, पहले टोटल बॉल्स कितनी थी 5, आपने 5 बॉल्स में से, जिसमें से 2 रेड और 3 ब्लैक्स थी, आपने 5 बॉल में से एक बॉल निकाल ली, वापस रखा नहीं, तो अब टोटल 4 बॉल्स बच गई बैग में। फिर आपने क्या किया, दूसरी बॉल, एक और बॉल निकाली, दूसरी बॉल भी निकाली बैग में से, अब 4 में से आपने एक बॉल निकाली, पहले 5 में से एक बॉल निकाली थी, अब दूसरी बॉल को भी वापस बैग में नहीं डाला। तो मैं मान लेता हूं कोई एक इवेंट बी की जब मैंने पहली बार जो बॉल निकाली वो रेड कलर की थी। मैं इवेंट मान रहा हूं कि पहली बार जो बॉल निकले वो रेड कलर के निकले, ये मेरा इवेंट बी मैंने एज्यूम कर लिया। और मैं इवेंट ए एज्यूम कर रहा हूं कि जो दूसरी बार मैं बॉल निकालूं तो वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए। ये मैंने इवेंट ए और इवेंट बी डिफाइन कर लिए। अब मैं आपसे बोल रहा हूं पी ए बाय बी फाइंड करिए। पी ए बाय बी का मतलब क्या, अब आप मुझे प्रोबेबिलिटी इस बात की बताइए कि सेकेंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल आई है, जबकि पहली बार जब आपने बॉल निकाली थी तो ऑलरेडी एक रेड बॉल आ चुकी है। इसका मतलब होता है पी ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ ब्लैक बॉल इन द सेकेंड ड्रॉ व्हेन अ रेड बॉल हैज बीन ड्रॉन इन द फर्स्ट ड्रॉ। फिर से समझिए, पी ए बाय बी का मतलब होता है कि इवेंट बी हो चुका है तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए। यहां पे आपने इवेंट ए क्या माना है कि सेकेंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल आनी चाहिए, इवेंट बी क्या माना है फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल आनी चाहिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल आ चुकी, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि सेकेंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल आएगी। ये एग्जैक्टली मतलब होता है पी ए बाय बी का, और इस तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड करना ही कहलाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देख लीजिए कैसे फाइंड करेंगे। पी ए बाय बी का मतलब क्या,
total black balls upon total remaining balls in the bag. Why I'm writing remaining balls in the bag? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? देखिए टोटल बॉल्स तो 5 थी, बट आपने एक बॉल निकाल ली और आपने उसे वापस नहीं रखा, इसलिए अब 4 ही बॉल्स हैं बैग में, और जो बॉल आपने निकाल ली वो रेड कलर की थी। अब आप चाहते हैं अब मैं जो बॉल निकालूं वो ब्लैक कलर की आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी? 3। अब आप जो बॉल निकाले वो उन 3 में से ही आए, ये मेरे फेवरेबल आउटकम्स है। फिर टोटल आउटकम्स क्या होंगे? 4 ही बॉल है, 4 ही बॉल्स में से ही आप एक ब्लैक बॉल निकालेंगे, अगर ब्लैक बॉल निकालेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी मैं कैसे फाइंड कर पाऊंगा? टोटल ब्लैक बॉल्स अपॉन टोटल रिमेनिंग बॉल्स इन द बैग, मतलब 4 बॉलों में से जो भी मैं एक बॉल निकालूं वो ब्लैक होनी चाहिए, तो वो 3 में से ही एक आनी चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा? 3/4। यहां पे मैंने जो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्म यूज किया है वो सेम वही है जो हम अभी तक करते आए, फिर फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल केसेस कितने? 4 में से ही एक बॉल निकलेगी, क्योंकि एक बॉल तो आप निकाल चुके। दूसरी बात, फेवरेबल केसेस क्या है? बॉल क्या होनी चाहिए? ब्लैक, तो वो 3 में से ही कोई ना कोई एक बॉल होगी, क्योंकि 3 ब्लैक बॉल्स हैं, तो ये आ गया आपका 3/4। अब दूसरी सिचुएशन लेता हूं, उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आपको पहली सिचुएशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इनकेस नहीं हुई तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखिए, उसके बावजूद कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी डाउट सॉल्व करने में हेल्प करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 में। अब मान लीजिए डाइस फेंके, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब मान लेता हूं इवेंट ए क्या है? ऑकरेंस ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4। इवेंट ए मैंने ये मान लिया कि 4 से ज्यादा ही नंबर आएगा, यानी कि या तो 5 आएगा या 6 आएगा। फिर मैंने एक दूसरा इवेंट बी डिफाइन किया कि ऑकरेंस ऑफ एन ऑड नंबर। इवेंट बी कह रहा है कि जब मैं डाइस फेंकूं तो मुझे ऑड नंबर मिलना चाहिए। ऑड नंबर मतलब या तो 1 मिलेगा या 3 मिलेगा या 5 मिलेगा। अब मैं आपसे बोलूं पी ए बाय बी फाइंड करो, तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है कि 4 से ज्यादा नंबर आए कब? जब डाइस फेंकने पर ऑलरेडी ऑड नंबर्स आ चुके हैं। फिर से समझिए, पी ए बाय बी का मतलब क्या है कि इवेंट भी हो चुका है तो एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। इस केस में क्या हो रहा है कि आपको ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि ऑड नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं डाइस फेंकने पर। डाइस फेंकेंगे तो आपको 1 3 या 5 में से ही एक नंबर मिलेगा, उसमें आपको फाइंड करना है कि नंबर ग्रेटर देन 4 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो क्या होगी? मेरे फेवरेबल आउटकम क्या? नंबर ग्रेटर देन ऑड नंबर ग्रेटर देन 4 आना चाहिए, क्योंकि ऑड नंबर्स तो आज आएगा तो ऑड नंबर ही, और मेरे को नंबर ग्रेटर देन 4 चाहिए तो ऑड नंबर ही होना चाहिए वो जो नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा, तभी मैं बोलूंगा कि यहां पर चीजें वैलिड होंगी। और टोटल नंबर्स, टोटल आउटकम्स क्या है पॉसिबल? 1 आएगा या 3 आएगा या 5, यही 3 आ सकते हैं। तो ऑड नंबर कौन सा है इनमें? जो नंबर ग्रेटर देन 4 है वो है सिर्फ 5, तो कितने हो गए वो? 1। और अपॉन टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं? 3। वही वाली कंडीशन, फेवरेबल आउटकम क्या है? ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से भी बड़ा है और ऑड भी है? क्योंकि आना तो ऑड ही है और आप चाहते हैं 4 से बड़ा आए, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से बड़ा भी हो और ऑड भी हो? सिर्फ 5 है, मतलब एक ही आउटकम है, वो आ गया फेवरेबल आउटकम 1। और टोटल नंबर या टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहां पे क्या होंगे? 3 ही होंगे, क्योंकि ऑड नंबर आने चाहिए, क्योंकि इवेंट भी हो चुका है, मतलब ऑड नंबर आ चुका है। तो ऑड नंबर में क्या क्या आना चाहिए था? या तो 1 आता, या 3 आता, या 5 आता, इन्हीं तीनों में से एक आया है। तो टोटल पॉसिबल केसेस 3 है, 1 3 और 5, तो टोटल आउटकम्स 3, तो 1/3 आ गया। तो वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं पी बी बाय ए क्या होगा, मतलब अब क्या है? अब ए हो चुका है और आपको बी होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसका मतलब अब ऑलरेडी नंबर ग्रेटर देन 4 आ चुका है, अब आपको बताना है उसमें ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। वीडियो पॉज करिए और खुद एक बार सोचिए इस बारे में, उसके बाद आगे सॉल्यूशन रेफर करिएगा। चलिए, आई होप आपने फाइंड कर लिया होगा। देखिए यहां पे क्या है, ऑलरेडी आपने डाइस फेंकी, आपको नंबर ग्रेटर देन 4 मिल चुका। अब आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो नंबर आया है वो ऑड हो। तो वो कैसे निकालेंगे? ऑड नंबर ग्रेटर देन 4, क्योंकि 4 ऑलरेडी नंबर ग्रेटर देन 4 तो आ चुका है, अब वो ऑड होना चाहिए। तो ऑड नंबर ग्रेटर देन 4 कितना? एक ही नंबर है, वो है 5। और अब हो क्या चुका है? इवेंट ए हो चुका है, मतलब नंबर ग्रेटर देन 4 ही आएगा, मतलब या तो 5 आएगा डाइस फेंकने पे या 6 आएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आप कितने हो गए? 2। और आपके लिए जो आपका फेवरेबल आउटकम है कि
ऑड नंबर आना चाहिए, वो क्या है, सिर्फ एक ही है, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 4 ही आएगा और आप चाहते हैं ऑड ही आए, तो सिर्फ 5 एक अकेला ऑप्शन बचता है। तो वो क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम, एक ही आउटकम आएगा 5, और टोटल आउटकम्स क्या होंगे 5 और 6 इस केस में। तो आई होप केस 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये ऐसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। अब अभी तक तो हमने बिना फॉर्मूला यूज किए फाइंड करने की कोशिश की और फाइंड किया, समझा कि कैसे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, क्यों फाइंड कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हमको यहाँ पे यूज करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में। तो मान लेता हूं एस कोई सैंपल स्पेस है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड, कोई एक इवेंट ए और इवेंट बी है जो सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, सैंपल स्पेस से जुड़े हुए हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को ए बाय बी फाइंड करनी है, मतलब बी हो चुका है और ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो फाइंड करते हैं हम इस फॉर्मूले से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, जहां पे P ऑफ बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएंगी चीजें। अब देखिए इसको मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूं, अगर आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं तो आप P A बाय B ऐसे भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट A इंटरसेक्शन B अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट B। अब ये इक्वली लाइकली, ये वाली सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताई, आप वो 2 वीडियोस जरूर देखिएगा, एक तो बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पहले देखिएगा और फिर एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी फिर उसके बाद देखिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा सब कुछ। अब यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ऐसे आउटकम्स जिनके होने पर ये दोनों इवेंट साथ में हो रहे हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का एक साथ ऑकर होना। अब देखिए यहां पर P A बाय B मतलब आप कह रहे हैं B हो चुका है, तो अब जो इवेंट B है ना वही सैंपल स्पेस की तरह काम कर रहा है, मतलब टोटल आउटकम्स का काम कौन कर रहा है, इस केस में P A बाय B के केस में इवेंट B कर रहा है, P B बाय A के केस में इवेंट A करेगा, सैंपल स्पेस नहीं आएगा, क्योंकि हो क्या रहा है, हो ये चुका है कि अब हो चुका है इवेंट B, तो इवेंट बी के हो चुके एलिमेंट्स में से ही आपको इवेंट के ए के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सैंपल स्पेस की तरह कौन काम करेगा, यहाँ पे टोटल आउटकम्स क्या होंगे, जितने आउटकम्स इवेंट बी में होंगे। अब इस फॉर्मूले को हम लोग अब फिट करते हैं केस नंबर 2 पे, आप केस 1 पे भी कर सकते हैं, मैं केस नंबर 2 पे आपको अब ये फॉर्मूला यूज करके आंसर लाके दिखाता हूं, तो इससे आपको अच्छे से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए केस 2 क्या था, हमने डाइस फेंकी थी, सैंपल स्पेस मिला 1 2 3 4 5 6, इवेंट ए हमने माना था ऑकरेंस ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, जो इसमें 2 ही एलिमेंट्स आते 5 और 6, और इवेंट बी हमने माना कि ऑकरेंस ऑफ एन ऑड नंबर आना चाहिए, तो कौन कौन आता 1 3 या 5 आता। अब मैं आपसे बोल रहा हूं पी बी बाय ए निकालिए, सपोज मतलब ए हो चुका है और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या है, आपने डाइस फेंकी है तो ऑलरेडी नंबर ग्रेटर देन 4 आ चुका है, यानी कि या तो 5 आएगा या 6 आएगा, उसमें आपको बताना है ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो 4 से ज्यादा नंबर तो आ चुका है, मतलब 5 या 6 में से कोई एक आएगा, उसमें ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो ऑड नंबर कौन सा है जो ग्रेटर देन 4 है, वो है सिर्फ और सिर्फ 5। अब देखिए यहाँ पे पी बी बाय का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, या पी बी बाय ऐसा भी लिख सकता हूं एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ए, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, या नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए। ऐसा कब, जब इक्वली लाइकली इवेंट्स हो, और ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा एलिमेंट है या ऐसा कौन सा आउटकम है जिसके आने के कारण ए और बी दोनों एक साथ हो जाए, तो आप बोलेंगे सर 5 है, क्योंकि वो नंबर ग्रेटर देन 4 भी है और ऑड नंबर भी है, और सिर्फ 5 ही ऐसा नंबर है जो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करता है। तो यहाँ पे P ऑफ A क्या आएगा, P ऑफ A में आपको 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, कौन कौन से, 5 और 6 मिलेंगे। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा 5 आने की, तो वो क्या होगी 1/6 होगी, क्योंकि ये 1 से लेके 6 तक 6 टोटल आउटकम्स है और 5 मतलब एक आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी से हमको पता है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस नीचे आता है और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आता है, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी, ये मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। और 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 की आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/6, इसमें हर एक एलिमेंट की 1 से लेके 6 तक हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है।
तो 5 और 6 की मिला दूंगा तो कैसे कितनी आ जाएगी, 2/6 आ जाएगी। ये कैसे निकाला, ये मैंने एक्सियोमेटिक अप्रोच का यूज किया है, इसलिए कह रहा हूं एक्सियोमेटिक अप्रोच जरूर देखें। उसमें हमने ये सीखा है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो उसमें जिस इवेंट की हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसमें जितने भी आउटकम्स हैं उन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के सम भी करने पर हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। तो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 और इसकी 1/6 कैंसिल हो जाएगा, 6 क्या आ जाएगा 1/2। या अब मैं आपको बोलूं पी ए बाय बी फाइंड करिए तो वो कैसे आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो वो भी सेम चीज पी ऑफ 5 अपॉन, अब क्या है, अब बी हो चुका है पहले, मतलब ऑड नंबर आ चुका है, तो 3 आउटकम्स हो सकते हैं टोटल और फेवरेबल आउटकम अकेला 5 है, तो इसमें क्या होगा 1/6 अपॉन 3/6 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो मैंने आपको इस फॉर्मूले से बताया। अब ये तो क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स मिल रहे हैं तो आप नंबर ऑफ केसेस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखिए पी बी बाय ए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1 है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 2 है, तो ये आ जाएगा 1/2। उसी तरीके से पी ए बाय बी निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/3। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए अगर दिक्कत हुई होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये फाइंड करने में हुई होगी। इसके लिए आप पिछले वीडियोस जरूर देखें, एक्सियोमेटिक अप्रोच और बेसिक टर्म्स। ये दोनों वीडियोस देखने के बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। यहां पे मैंने P of 5 1/6 कैसे आया, P of 5 6 2/6 कैसे आया, ये आपको वहां पे बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया है। तो इस तरीके से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, ऐसा हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं जब एक इवेंट दिया हो, ऑलरेडी हो चुका होता है, और तब हमको दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। चलिए अब चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब प्रॉपर्टीज नाम सुन के भी कई लोगों को डर लगता है कि पता नहीं ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, ऐसी कौन सी बातें होंगी जो याद हम रख भी पाएंगे या नहीं, अप्लाई कर पाएंगे या नहीं टाइम पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पता होनी चाहिए ताकि हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। और बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है, और आप वीडियो के एंड तक खुद ब खुद आपको वो प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए S एक सैंपल स्पेस है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड, और मैं मान लेता हूं A और B 2 इवेंट्स हैं जो सैंपल स्पेस S से जुड़े हुए हैं। अब पहली प्रॉपर्टी है कि सैंपल स्पेस फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट A हो चुका हो। आई रिपीट, प्रॉपर्टी 1 क्या कह रही है, सैंपल स्पेस के होने की प्रोबेबिलिटी अगर इवेंट A ऑलरेडी हो चुका हो, या एक इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब ऑलरेडी वही इवेंट हो चुका हो। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी तो आपका आंसर आएगा सर 100%, मतलब 1। ऐसा क्यों, देखिए अगर कोई इवेंट ए हो रहा है और वो सैंपल स्पेस एस से जुड़ा हुआ है, तो अगर वो इवेंट ए हो रहा है तो सैंपल स्पेस से ही तो हो रहा है, तो सैंपल स्पेस के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी तो 100% रहेगी कि जो एलिमेंट्स आएंगे वो सैंपल स्पेस से ही आएंगे, क्योंकि इवेंट ए खुद ब खुद पूरा सैंपल स्पेस से है। दूसरी बात, अगर कोई एक इवेंट खुद हो चुका है और उसकी खुद के होने की प्रोबेबिलिटी मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर हो तो चुका है, तो 100% उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। इसको मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एस है सैंपल स्पेस, मैंने डाइस फेंकी तो सैंपल स्पेस मिला 1 2 3 4 5 6। अब कोई इवेंट ए मैं मान लेता हूं कि ऑकरेंस ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, तो कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, 5 और 6। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि आप बताइए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवेंट ए में कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर n ऑफ a मतलब 2 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं s इंटरसेक्शन a, क्योंकि आप p s ऑफ a मतलब p s बाय a निकालेंगे तो s इंटरसेक्शन a की जरूरत पड़ेगी। वो क्या आएगा, वो भी 5 और 6 आएगा, क्योंकि ये 5 और 6 तो खुद कहां से लिए गए हैं, सैंपल स्पेस से लिए गए हैं, तो इनका इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस और इवेंट ए का इंटरसेक्शन भी 5 और 6 ही आएगा। अब हमको पता है 2 एलिमेंट्स इसमें भी है। अब देखिए फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाय A मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन इवेंट A हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट S इंटरसेक्शन A अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट A, क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है।
तो देखिए उसमें भी 2 है, एस इंटरसेक्शन ए जो इवेंट है उनमें भी 2 आउटकम्स है, और जो इवेंट ए है उसमें भी 2 आउटकम है, तो 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। तो बस वही चीज हम ऊपर बात करना चाह रहे थे कि अगर कोई इवेंट ए हो चुका है तो सैंपल स्पेस के होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 100% आएगी। 100% का मतलब 1 आएगी। और अगर इवेंट ए हो चुका है और इवेंट ए के होने की ही प्रोबेबिलिटी पूछूंगा तो ये तो कॉमन सेंस है, आप बोलेंगे सर हो तो चुका ही है ए, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ करने से क्या होता है, आपको चीजें और अच्छे से याद हो जाती हैं कि ये आया कैसे। देखिए पी एस बाय ए है, आपको फॉर्मूला पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, आप इसको एन एस इंटरसेक्शन ए अपॉन एन ऑफ ए लिख सकते हैं। और ये क्या होगा, एन एस इंटरसेक्शन ए क्या होगा, एन ऑफ ए के ही बराबर आएगा। आप यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं, वेन डायग्राम से, ये इवेंट ए है और ये सैंपल स्पेस है। अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, सैंपल स्पेस और इवेंट ए का, तो वो आपको इवेंट ए ही मिलेगा। तो एन एस इंटरसेक्शन ए एन ए ही आएगा, एन ए बाय एन ए 1 हो जाएगा, तो ये आपको मिल गया 1। तो ये थी प्रॉपर्टी 1। आई होप आपको ये याद रहेगा, ये याद हो जाएगा आराम से। थोड़ा सा थॉरोली समझिए, फोकस होके इस वीडियो को देखिए। आपको एक बार खुद भी अपनी कॉपी में, अपनी रफ नोटबुक में एक बार खुद से भी इनका प्रूफ करके देखना है, तो चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। प्रॉपर्टी नंबर 2, मान लीजिए मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए यूनियन बी व्हेन इवेंट सी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ए यूनियन बी एक इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जबकि इवेंट सी ऑलरेडी हो चुका है। तो वो क्या होगा, पी ए बाय सी प्लस पी बी बाय सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाय सी, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, ये देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात, पी ए यूनियन बी बाय सी है, तो हमको फॉर्मूला पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, अभी हमने डिराइव किया था। तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी बाय सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन एन ऑफ सी। अब सेट थ्योरी के कंसेप्ट से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है उसको मैं, जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू, या x प्लस वाई इंटू बाहर मैंने 2 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y हो जाएगा। बस वैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया है। तो देखिए आप एक बार, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो a यूनियन b इंटरसेक्शन c है ना, तो c अंदर जाएगा। ये सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी है, सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है। तो a इंटरसेक्शन c और फिर यूनियन b इंटरसेक्शन c, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अपॉन नीचे क्या है, n ऑफ c। अब हमको पता है, जो मैं आपसे यहां पे कह रहा था कि इस फॉर्मूले को देख के, इस प्रॉपर्टी को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि एन ए यूनियन बी, हमने सेट थ्योरी में, इसको भी हमने सेट थ्योरी में देखा था। एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते थे। तो देखिए इसको भी ऐसे ही करते हैं, हम ए इंटरसेक्शन सी को ए मान लेते हैं, मान लीजिए, और बी इंटरसेक्शन सी को अगर बी मान लूं, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही वाला फॉर्मूला लगा है, ऊपर वाला फॉर्मूला यहां पर हमने अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद इस चीज को देखिए, जैसे हमने यहां पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को जैसे हमने एक्सपांड किया था, ब्रैकेट ओपन किया था, वैसे ही यहां पे देखिए सी कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं। देखिए सी दोनों में कॉमन ले लूं तो ए इंटरसेक्शन बी बचेगा, तो क्या आ जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां पे हम उसकी वैल्यू पुट कर दें अगर, तो एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस इस जगह पे, इस पर्टिकुलर प्लेस पे एन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब उसके बाद मैं इन सबको अलग अलग कर देता हूं, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो सारे टर्म्स के साथ अलग अलग लिख देता हूं। अलग अलग लिख दूंगा तो क्या होगा, देखिए अब आप ध्यान करिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला, पहले वाले स्टेप को देखिए, एन ए इंटरसेक्शन सी अपॉन एन ऑफ सी क्या होता है, पी ए बाय सी लिख सकता हूं उसको। वैसे ही एन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन एन ऑफ सी को मैं एन या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय सी लिख सकता हूं।
और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय सी। प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो आपको वही मिल गया जो हमको प्रूफ करना था ऊपर। तो आई होप आपको ये वाला प्रूफ भी समझ में आ गया होगा। इसमें सेट थ्योरी का थोड़ा सा यूज हुआ है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। एक बार और ध्यान से देखिएगा, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। अब लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3। इसमें क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाय बी, मतलब इवेंट बी हो चुका है और अब ए डैश होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ए डैश का मतलब क्या, आप ए डैश को ए बार भी लिखते हैं, ए सुपरस्क्रिप्ट सी भी लिखते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार का या ए डैश का मतलब होता है नॉट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाय बी का मतलब हो गया कि इवेंट बी हो चुका है, तब इवेंट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो वो क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। अब देखिए इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ में ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी 1, अब देखिए प्रॉपर्टी 1 का यूज होगा। हमको पता है प्रॉपर्टी 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एस बाय बी क्या होती है, 1 होती है। किसी भी इवेंट के हो जाने के बाद सैंपल स्पेस के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। अब देखिए सैंपल स्पेस है, उसको मैं ए डैश यूनियन ए लिख सकता हूं क्योंकि मेरे को यहाँ पे ए की जरूरत है, मेरे को ए को इंट्रोड्यूस करना था। तो क्या मैं सैंपल स्पेस को ए डैश यूनियन ए लिख सकता हूं। वेन डायग्राम से देख लीजिए आप, ये जो लाइट ब्लू वाला सर्कल है वो ए है, उसके बाहर सब क्या आएगा, नॉट ए, मतलब सैंपल स्पेस पूरा का पूरा ए को छोड़ के क्या कहलाएगा, नॉट ए। तो नॉट ए प्लस ए मिलाऊंगा तो पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो मैंने एस को क्या लिख दिया, ए डैश यूनियन ए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इन केस क्लियर नहीं होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो को बार बार देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अब देखिए प्रॉपर्टी 2 का भी इसमें यूज होगा। प्रॉपर्टी 2 क्या कह रही है, ए यूनियन बी बाय सी। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, पी ए बाय सी प्लस पी बी बाय सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाय सी, जहां पे पी ऑफ सी 0 नहीं होना चाहिए। तो वही चीज हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा इसमें, देखिए ए डैश को ए मान लो और ए को बी मान लो सपोज, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो पी ए बाय बी प्लस पी ए डैश बाय बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए डैश बाय बी आएगा। अब आप देखिए, और ये इज इक्वल टू 1 है क्योंकि यहां से हमने कहानी शुरू करी थी, पी एस बाय बी इज इक्वल टू 1, उसी को हम इज इक्वल टू 1 लिख रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, ए इंटरसेक्शन नॉट ए निकालेंगे तो वो तो 5 आएगा, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, डिसजॉइंट सेट हो गए वो। तो इनमें जब कॉमन एलिमेंट ही नहीं है तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये पी ए इंटरसेक्शन ए डैश बाय बी क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। तो अब बचा क्या, अब बचा सिर्फ पी ए बाय बी प्लस पी ए डैश बाय बी इज इक्वल टू 1, यही बचा। तो आप पी ए डैश बाय बी को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस पी ए बाय बी, या इसका ऑपोजिट या वाइज वर्सा भी सही है, पी ए बाय बी को भी आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस पी ए डैश बाय बी। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो टोटल 3 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी थी। पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी, पी एस बाय बी या पी एस बाय ए इज इक्वल टू, या पी बी बाय बी और पी ए बाय ए इज इक्वल टू 1। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने ये वाली चीज देख ली थी, देखिए यहाँ पे पी ए यूनियन बी बाय सी इज इक्वल टू पी ए बाय सी प्लस पी बी बाय सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाय सी। और प्रॉपर्टी नंबर 3 ये आपके सामने है, पी ए डैश बाय बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए बाय बी। 2-3 बार आप इसको दोहराएंगे, 2-3 बार लिख के देखेंगे, और जब अभी हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना तो वो अपने आप आपको याद हो जाएगा। आपको इसका प्रूफ आना चाहिए, प्रूफ जरूर अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे आपको इसको अप्लाई करने में दिक्कत ना जाए। तो चलिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर पी ए बाय बी हमको निकालना है, पी ए बाय बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इवेंट बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। तो वो कैसे निकालते हैं, उसके 2 फॉर्मूले हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, जहां पे पी बी 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा फॉर्मूला अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं तो पी ए बाय बी क्या होगा, एन ए इंटर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी। यहाँ पे पी ऑफ बी 0 नहीं होना चाहिए या बी के एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या था, इवेंट ए और बी साथ में ऑकर हो रहे हैं। अब लाइकवाइज अगर
पी बी बाय ए निकालना हुआ तो क्या करना है, वो होता है पी ए बाय बी अपॉन पी ए। अब की बार सैंपल स्पेस का काम इवेंट ए कर रहा है, क्योंकि ए हो चुका है, पहले इवेंट बी हो चुका था और ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो वहां पे सैंपल स्पेस का काम यानी कि टोटल आउटकम्स का काम कौन कर रहा था, इवेंट बी कर रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे पी बी बाय ए निकालना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, या फिर एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ए, जहां पे पी ऑफ ए या एन ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। ये हमने पहला इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद प्रॉपर्टीज पे आए थे। प्रॉपर्टीज पे हमने देखा था एस कोई सैंपल स्पेस है और ए बी सी 3 इवेंट्स हैं जो सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। पहली प्रॉपर्टी थी पी एस बाय ए या पी ए बाय ए या पी बी बाय बी या पी सी बाय सी, वो क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा मैंने एग्जांपल में आपको समझा दिया है, आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 में पी ए यूनियन बी बाय सी, मतलब ए यूनियन बी का मतलब ए या बी कुछ भी होने की प्रोबेबिलिटी, पी ए यूनियन बी बाय सी जब सी हो चुका हो तो वो क्या था, पी ए बाय सी प्लस पी बी बाय सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाय सी, जहां पे पी ऑफ सी 0 नहीं होगा। ये आपको याद रखनी है। तीसरी प्रॉपर्टी और आखिरी प्रॉपर्टी जो हमको इसमें देखनी थी वो थी पी ए डैश बाय बी। वो क्या था, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, मतलब इवेंट बी हो चुका है और अब इवेंट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो वो क्या होगा, 1 माइनस इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट बी हो चुका है। यहाँ पे पी ए बाय बी भी 1 माइनस पी ए डैश बाय बी हम लिख सकते हैं। तो ये चीजें हमने अभी तक कवर कर ली। इसके बाद हम देखेंगे सम प्रॉब्लम्स, सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वो प्रॉब्लम्स करने के बाद उनमें हम प्रॉपर्टीज भी अप्लाई करेंगे। उन प्रॉब्लम्स में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट भी लगा के देखना है। तो वो प्रॉब्लम्स अच्छे से बनाने के बाद आपकी ग्रिप बहुत अच्छी आ जाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, और उसके बाद आप एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी का आराम से सॉल्व कर सकेंगे। और मेरा यहाँ पे एक और सुझाव है, रिकमेंडेशन है कि जब आप ये पूरा देखने के बाद इसके पूरे वो अगले जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी बनाने के बाद आप डायरेक्टली एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट मत कीजिएगा। आप पहले एग्जांपल्स देखिएगा एनसीईआरटी के, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी काफी अच्छे होते हैं। तो पहले बेसिक बनाने के लिए पहले आप एग्जांपल्स बनाइएगा, उसके बाद एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बेस्ड है, और इन प्रॉब्लम्स को करने के बाद आपको बहुत अच्छी कमांड आ जाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, और वो जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी वो भी इनमें कहीं ना कहीं यूज होगी, तो आपको वो याद भी हो जाएंगी। अब इसमें आपको करना ये है, पहले मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दूंगा, आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, पहले खुद ट्राई करना है वो क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्यूशन रेफर करना है। तो चलिए, ये रहा पहला प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे। आप एक बार खुद कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की, समझने की, उसके बाद फिर हम आगे इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा और काफी लोगों ने ये क्वेश्चन बना भी लिया होगा। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रॉब्लम नंबर 1 ये कह रहा है 2 डाइज आर थ्रोन, 2 डाइस थ्रो की गई। तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस इज 11 इफ 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट। तो देखिए, यहां पे सबसे पहली बात, मैं आगे सॉल्व करते जाता हूं, साथ में आपको क्वेश्चन समझाते जाऊंगा। सबसे पहला काम ये करना है, आपको ये फाइंड करना है सैंपल स्पेस क्या होगा। 2 डाइस आर थ्रोन, जब 2 डाइस अपन थ्रो करते हैं तो एक डाइस में टोटल आउटकम्स है 6, दूसरे में भी है 6, तो इस टाइप से टोटल कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 6 into 6, दैट मीन्स टोटल 36 आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर 2 डाइस थ्रो करते हैं तो ये 36 आउटकम्स आपके आएंगे सैंपल स्पेस में। अब उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस इज 11। हमको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो 2 डाइस आप फेंक रहे हैं उनमें जो 2 अलग अलग नंबर मिल रहे हैं उनका सम आना चाहिए 11। बट कंडीशन ये गिवन है कि पहली वाली डाइस में 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं एक इवेंट ए मान रहा हूं कि सम जो मिल रहा है, सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस इज 11। मान लेता हूं कि इवेंट ए क्या है, कि जो सम मिल रहा है 2 डाइस में वो 11 है। फिर इसके फेवरेबल आउटकम क्या क्या है, क्या क्या फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं इवेंट ए के, देखिए जिनका सम 11 हो, तो आप देखेंगे एक तो 5 और 6 मिलेगा आपको, दूसरा 6 और 5 मिलेगा। इसके अलावा आपको और कोई आउटकम सैंपल स्पेस में से नहीं मिलेगा जिसमें सम आपको 11 मिल रहा हो।
अब मैं एक इवेंट बी एज्यूम कर लेता हूं कि 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टाइम। लेट इवेंट बी इज 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टाइम, ये मैं मान लेता हूं। मैं ये जो आपको तरीका बता रहा हूं इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है, आपके नंबर्स नहीं कटेंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए मेरे को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एक्चुअली मेरे को फाइंड करना है, उसके पहले देख लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी। फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से इवेंट बी के, जिसमें फर्स्ट डाइस में 5 आ रहा हो, तो 5-1, 5-2, फिर 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6, ये फेवरेबल आउटकम्स है जिनमें हर पहली डाइस में 5 आ रहा है। तो अब देखिए मुझे फाइंड करना है एक्चुअली यहाँ पे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, जबकि इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है, उसको हम क्या कहते हैं, पी ए बाय बी। तो पी ए बाय बी का फॉर्मूला हमको पता है, क्योंकि ये सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो पी ए बाय बी का फॉर्मूला हम डायरेक्ट क्या अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, अच्छा अगर दूसरा फॉर्मूला भी एक और हमको पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी भी होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 0 नहीं होने चाहिए, जो कि नहीं है। अब देखिए इवेंट ए क्या है, 5, 6 और 6, 5। इवेंट बी क्या है, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6। इट शुड बी 5 एक्चुअली, यहां पे आएगा 5-6। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा यहाँ पे, देखिए बोथ इवेंट्स ए एंड बी अकर टुगेदर। ए इंटरसेक्शन बी क्या का मतलब क्या होता है, जिसमें इवेंट ए भी हो रहा हो और बी भी हो रहा हो। इवेंट ए क्या है, 5-6, 6-5, और इवेंट बी क्या है, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, यहां पे 5 आएगा और 5-6 है। तो देखिए ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5-6 मिल रहा है कॉमन, तो वो क्या होगा 5-6। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक ही है, 1 एलिमेंट है। अच्छा इवेंट बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हैं, तो 6 एलिमेंट्स हैं। तो अब फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो फॉर्मूला क्या होगा, पी ए बाय बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो ये क्या आ जाएगा 1/6। अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल के पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी वाला फॉर्मूला भी लगाते तो भी एक्सियोमेटिक अप्रोच से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते और फिर आप वापस इसको रखते फॉर्मूला में, तो आपको तब भी 1/6 ही मिलता। इसलिए कह रहा हूं एक्सियोमेटिक अप्रोच और बेसिक टर्म्स जरूर देख लें, ताकि आपको कहीं पे इस टाइप में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में इक्वली लाइकली आउटकम्स ही मिले। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे 5-5 आएगा एक एलिमेंट, ये थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया, तो आई होप आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। अगेन पॉज द वीडियो एंड पहले खुद ट्राई करिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन रेफर करिएगा। चलिए आई होप आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए पी ए हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड हमको ये भी गिवन है 0.4। हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो चलिए सबसे पहले पी ऑफ ए हमको गिवन है 0.8, पी ऑफ बी गिवन है 0.5, पी बी बाय ए गिवन है 0.4, ये तो हमको गिवन है। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमको पता है पी बी बाय ए, क्योंकि पी बी बाय ए हमको गिवन है इसलिए इसी का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। यहाँ पे पी के टर्म्स में यूज करेंगे क्योंकि सारा पी के टर्म्स में हमको वैल्यू गिवन है। अब यहां से ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी ऑफ ए इंटू पी बी बाय ए, ये आ जाएगा। पी बी बाय ए की भी वैल्यू गिवन है, पी ऑफ ए की भी वैल्यू गिवन है। पी बी बाय ए कितना है 0.4, पी ए कितना है 0.8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारी वैल्यू हुई पी ए इंटरसेक्शन बी की। अब ये वैल्यू भी ऐड कर लेंगे अगली दो वैल्यूज निकालने के लिए, कहीं ना कहीं ए इंटरसेक्शन बी का यूज होगा। तो चलिए आज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहां पे पी ए पी बी बाय ए तो गिवन था ही, हमने अभी अभी पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया जो कि कितना है 0.32। अब बोल रहा है सेकंड पार्ट में पी ए बाय बी फाइंड करना है। पी ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। देखिए अब पी ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी हमको, जहां पे पी बी इज नॉट इक्वल टू 0।
अब वैल्यू रख देते हैं 0.32 अपॉन 0.5, पी ऑफ बी की वैल्यू 0.5। अब मैं इसको सॉल्व करने का आसान तरीका बताता हूं। देखिए 0.5 का मतलब 0.50 लिख सकता हूं, ऊपर भी 0.32 है, नीचे 0.50 है, तो पॉइंट पॉइंट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 100 अपॉन 100 अपॉन 100 आएंगे, तो 32/50 लिख सकता हूं इसको। एकदम बेसिक कैलकुलेशन यूज कर रहा हूं, 32/50। अब डिनोमिनेटर में अगर 10, 100, 1000 ये आ जाए तो काफी आसान हो जाती है चीजें। 50 को 100 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, तो दोनों से ऊपर नीचे इंटू 2 कर दूंगा, तो 64/100 लिख सकता हूं 32/50 को। अब इसको डायरेक्टली बोल सकता हूं 0.64। तो ये हमारी वैल्यू है पी ए बाय बी। नेक्स्ट है पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? हमको प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी पड़ सकती है। यहां पे देखिए हमको पता है पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट थ्योरी में एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो बस पी ए भी है हमारे पास, पी ऑफ बी भी है, पी ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है। आप सीधा सीधा इसकी वैल्यूज रख दीजिए और कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.98। तो आई होप आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे प्रॉब्लम 2 के। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 3। अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योर ओन, फिर हम सॉल्यूशन रेफर करेंगे। चलिए प्रॉब्लम नंबर 3 में बोल रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं। वेयर, अब आपको देखिए फर्स्ट पार्ट में इवेंट ए दिया है हेड ऑन थर्ड टॉस और बी दिया है हेड्स ऑन दी फर्स्ट 2 टॉसेस। वैसे ही सेकेंड पार्ट में एटलीस्ट 2 हेड्स और बी दिया है एटमोस्ट 2 हेड्स। थर्ड पार्ट में इवेंट ए दिया है एटमोस्ट 2 टेल्स और इवेंट बी गिवन है एटलीस्ट 1 टेल। और आपको फाइंड करना इन ईच केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ए के होने की तीनों के केसेस में, जब क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों के ही केसेस में इवेंट भी ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है सैंपल स्पेस की। तो जब आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे, एक बार टॉस करेंगे तो 2 आउटकम्स मिलते, 2 बार टॉस करते तो 2 2 जा 4 आउटकम्स मिलते, 3 बार टॉस करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 8 आउटकम्स मिलेंगे। और वो क्या क्या मिलेंगे देखिए, हो सकता है तीनों में हेड आए, तीनों में टेल आए, शुरू के 2 हेड और फिर टेल, हो सकता है हेड टेल हेड, हो सकता है टेल हेड हेड, या फिर शुरू में दोनों में टेल और फिर हेड, फिर टेल हेड टेल और फिर हेड टेल टेल। ऐसे सीक्वेंस में चीजों को रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ये देखिए ये टोटल 8 आउटकम्स हो सकते हैं पॉसिबल अगर आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, इवेंट ए गिवन है हेड ऑन द थर्ड टॉस और बी है हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। तो इवेंट ए क्या होता है, ए क्या गिवन है, हेड ऑन दी थर्ड टॉस। तो इसके लिए कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स है सैंपल स्पेस में से देखिए कहां पे थर्ड टॉस में आपको हेड मिल रहा है। तो देखिए ट्रिपल एच हेड 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 में मिल रहा है और हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और टेल टेल हेड, ये चारों में मिल रहा है आपको हेड थर्ड टॉस में। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए कितना हो गया, 4 हो गया। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इसलिए इसमें इक्वली लाइकली वाला प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आराम से अप्लाई किया जा सकता है। अब इवेंट बी क्या गिवन है, हेड ऑन दी फर्स्ट 2 टॉसेस। तो वो वाले कौन कौन से ऑप्शंस है देखिए, हेड 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 है और हेड हेड टेल है। बस यही 2 ऑप्शंस हैं जिनमें, यही 2 आउटकम्स हैं जिनमें आपको शुरू में दोनों टॉस में हेड मिल रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी आ गया आपका 2। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो देखिए इनमें इंटरसेक्शन में सिर्फ हेड 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 आ रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए इंटरसेक्शन बी मिल गया 1। तो फॉर्मूला पुट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वेयर पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, या एक्चुअली इस केस में मुझे बोलना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज नॉट इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब हेड हेड हेड, तो ये कितने हैं, 1 है, और नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 2, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो फर्स्ट वाले पार्ट का, प्रॉब्लम 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 1/2। चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सैंपल स्पेस तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, इवेंट ए है एटलीस्ट 2 हेड्स। तो एटलीस्ट 2 हेड्स वाले कौन कौन से आउटकम्स हैं, ट्रिपल हेड है, ट्रिपल तीनों बार हेड, या हेड हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए कितना हो गया, 4 हो गया। फिर आगे देखिए इवेंट बी एटमोस्ट 2 हेड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, कम से कम हो सकता है एक भी हेड ना हो, तो टेल 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 भी आ सकता है, हेड हेड टेल मतलब सारे एलिमेंट्स आएंगे, बस हेड 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 नहीं आएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 7 आ गए। अब
ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे आउटकम्स जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो आप देख सकते हैं हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ये दोनों आपको यहाँ पे कॉमन मिलेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हो गए 3। अब पी ए बाय बी क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, जहां पे एन ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली पी ऑफ बी भी 0 नहीं आएगा, बट यहां पे यू शुड राइट एन। अच्छा, अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा 3 और एन ऑफ बी क्या आएगा 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/7। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं पार्ट 3 में, जिसमें इवेंट ए हमको गिवन है एटमोस्ट 2 टेल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, कम से कम एक भी टेल ना हो। तो इसमें भी क्या होगा, टेल 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 को छोड़ के बाकी सारे आउटकम्स आ जाएंगे सैंपल स्पेस में से, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए क्या हो गया 7 हो गया। फिर इवेंट बी क्या, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, तो उसमें क्या क्या आएगा देखिए, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, मतलब हेड 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 को छोड़ के यहां पे देखिए टेल 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 आएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, मतलब हेड 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 को छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए टोटल इन इवेंट बी, ये हो गए 7। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देख लीजिए, हेड हेड टेल हेड जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, टेल हेड हेड, फिर टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, ये कॉमन मिल गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हो गया 6। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 6 है, और ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 7 है। तो इस हिसाब से पी ए बाय बी थर्ड केस में कितना आ जाएगा 6/7। तो ये आई होप तीनों ही प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम नंबर 3 के तीनों ही पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। स्टिल कोई डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अच्छे से थॉरोली खुद ट्राई करिएगा पहले, उसके बाद ही सॉल्यूशन रेफर करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योर ओन। चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 कह रहा है, अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाइस को 3 बार थ्रो किया गया, एंड द सम ऑफ द थ्रोन नंबर इज 15, और जो सम आया तीनों डाइस में, जो तीन नंबर आपको मिले होंगे उनका सम है 15। फिर बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि जो सम ऑफ द थ्रोन नंबर है 15 है, फॉर किसके लिए, फॉर विच नंबर 4 अपीयर्स इन द फर्स्ट थ्रो, कब, जब नंबर 4 फर्स्ट थ्रो में अपीयर हो चुका है, तो उसके लिए आप ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि सम ऑफ थ्रोन नंबर इज 15। अब देखिए इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनको किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फॉर है ना, ये गेम चेंजर है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंग्लिश को भी समझना होगा। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि नंबर 4 अपीयर फर्स्ट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, वो बोल रहा है नंबर 4 अगर फर्स्ट थ्रो में हो गया है तो उसके लिए फॉर सम 15 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बस ये एक पॉइंट था जो इसमें समझना था। अब देखिए डाइस को 3 बार थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले यही फाइंड करना होता है। एक डाइस को 3 बार थ्रो करेंगे तो देखिए एक आउटकम, एक डाइस में 6 आउटकम्स होते हैं, तो 2 में 36, तो 3 डाइस में 216 होंगे। तो मैं नहीं समझता कि 216 एलिमेंट्स मुझे यहाँ पे आपको लिख के दिखाने पड़ेंगे या लिख के दिखाने चाहिए, ना हमको जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे, आगे देखिए। उसके बाद मतलब मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस है 6 × 6 × 6 जो कि 216 अभी हमने डिस्कस किया। अब देखिए मैं इवेंट ए मान लेता हूं जो मुझे फाइंड करना है। जनरली क्वेश्चन में इवेंट ए वो मानिए जो जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और इवेंट बी उस इवेंट को मानिए जो हो चुका है। तो पी ए बाय बी आसान लगता है थोड़ा सा एज कंपेयर टू पी बी बाय ए, ठीक है। अब देखिए इवेंट ए क्या है, सम ऑफ थ्रोन नंबर इज 15। अब 15 कब कब मिलेगा, देखिए 15 आपको सबसे पहले मिलेगा 366 में, उससे छोटे में कभी आपको 15 नहीं मिल सकता। तो 366 या 456 या 465, देखो 3 के केस में से अगर आपकी पहली डाइस में 3 आया तो अगली दोनों डाइस में जब तक, दोनों थ्रो में जब तक 66 नहीं आ जाता आपको 15 नहीं मिलेगा। तो 3 में एक केस हुआ, फिर पहली डाइस में अगर 4 आ गया तो 2 केस बनेंगे, या तो 5-6 आ जाए या 6-5 आ जाए। फिर पहली डाइस में 5 आ गया तो देखिए यहाँ पे 3 केस बनेंगे, या तो 4-6 आ जाए या 6-4 आ जाए या 5-5 आ जाए। फिर पहली डाइस में 6 अगर आ गया तो फिर यहाँ पे 4 केसेस बनेंगे, या तो 3-6 आए
या 6-3 आए या 4-5 आए या 5-4 आए, तो इन सब का सम क्या हो रहा है 15 हो रहा है। तो आप इस इवेंट्स के आउटकम्स ऐसे ही निकालिएगा। पहली डाइज में 2 लिखे आप, मान लीजिए आपने पहली डाइज में आपको 2 आ गया। अब अगर अगली दोनों डाइस में मैक्सिमम नंबर भी लेंगे तो 6 आएगा, तो 6 + 6 12 और 2 14, 15 नहीं मिल रहा है, तो 15 के लिए कम से कम पहली डाइस में 3 अगर आता है तो ही दोनों डाइस में 6 आने पर आपको 15 सम मिलेगा। तो आप भी ऐसे ही करिए, पहले 3 का कंसिडर करिए पहली डाइस में 3, फिर उसके बाद दूसरी डाइस, फिर पहली डाइस में 4, फिर 5, फिर 6, तो आपको ये आउटकम्स मिलेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए 10। फिर इवेंट बी क्या गिवन है, इवेंट बी क्या रहा है 4 अपीयर्स इन द फर्स्ट थ्रो, तो उसके कौन कौन से इवेंट आ जाएंगे देख लीजिए। ये मैंने ये लिख दिए जानबूझ के ताकि आपको डाउट ना हो, क्योंकि अगर डाउट हुआ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स गलत हुए, जहां वो गलत हुए तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। और ये इक्वली लाइकली आउटकम्स दे रहे हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए इंटरसेक्शन बी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट में 4 आएगा तो हो सकता है सेकेंड में 1 आए और थर्ड में 1 से लेकर 6 तक आए, तो ये आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ऐसे ही 4 आए फर्स्ट डाइज में तो सेकंड में अगर 2 आए तो 1 से लेकर 6 तक, ऐसे करते करते आपको 4 में पहली डाइज में 4 आया, दूसरे में 6 आया और फिर 1 2 3 4 5 6 तक, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 36 हो गए। ठीक है ना। तो अब देखेंगे ये हो गए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी। हमको फाइंड करना है ए बाय बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की भी जरूरत पड़ेगी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी जब आप निकालेंगे तो 4 5 6 और 4 6 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या निकालना है कि सम ऑफ द थ्रोन नंबर इज 15, जबकि ये कंफर्म है, ये हो चुका है कि पहली डाइज में 4 आ गया है। तो पहली डाइज में 4 आ गया है तो कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स बच गए फिर हमारे पास, ये देखिए ना, ये 2 ही तो बच गए, 4 5 6 और 4 6 5, क्योंकि आपको सम भी 15 चाहिए और पहली डाइज में 4 भी चाहिए, तभी तो आप बोलेंगे कि इवेंट ए भी हो गया और बी भी हो गया। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी आपका 4 5 6 और 4 6 5 आ गया। तो चलिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में आ गए 2। अब इवेंट ए आ गया, द सम ऑफ थ्रोन नंबर इज 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए 10 हमने फाइंड कर लिया। वैसे इवेंट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 36 फाइंड कर चुके हैं हम। इवेंट ए इंटरसेक्शन बी में टोटल एलिमेंट्स 2 है, ये भी पता लगा लिया। अब हमको पता करना है प्रोबेबिलिटी that the sum of thrown number is 15 when already 4 appears in the first throw, जब already 4 फर्स्ट थ्रो में हो चुका है। तो पी ए बाय बी फाइंड करना है। पी ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वेयर एन ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एन आएगा। अब देखिए यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2 और एन ऑफ बी कितना है 36, तो ये आ जाएगा एक्चुअली अल्टीमेटली 1/18, प्रॉब्लम नंबर 4 का आंसर। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5। अगेन पॉज द वीडियो। चलिए अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 5 क्या कह रहा है, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl। मान लेते हैं कि जो भी बच्चे हो रहे हैं उनकी होने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। एक फैमिली में दो चिल्ड्रन है, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों बच्चे क्या है, गर्ल्स हैं, दोनों बच्ची क्या है, बेटियां हैं। गिवन दैट मतलब अब वो इवेंट गिवन है जो हो चुका है। गिवन दैट पहले केस में द यंगेस्ट इज अ गर्ल, पहले केस में पहली जो बच्चा है वो बेटी हो चुकी है। फिर दूसरे केस में क्या फाइंड करना है कि एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम एक तो बेटी है ही है, ये हो चुका है। तब आपको फाइंड करना है कि दोनों गर्ल्स हो। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करें। सबसे पहले सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। अगर किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, या तो लड़का है, बेटा है, या बेटी है, तो वो सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा देखिए। हो सकता है दोनों बेटे हो सकता है दोनों बेटियां, हो सकते हैं पहले बेटा और फिर बेटी हो सकता है छोटी बेटी हो बड़ा बेटा हो। तो यही 4 आउटकम्स हो सकते हैं अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं तो। अब देखिए अब हमको क्या बोल रहा है, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, पहला वाला केस। तो अब देखिए इवेंट ए मान लेता हूं कि बोथ आर गर्ल्स, क्योंकि मुझे फाइंड ही करना है कि बोथ आर गर्ल्स। मुझे क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, ये मुझे फाइंड करना है। तो मैं इसको इवेंट ए हर केस में मानूंगा।
तो इवेंट ए मान लेता हूं बोथ आर गर्ल्स, तो इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, जी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा 1, और पहले ही आपको कह रहा है इक्वली लाइकली है, तो आप वो इक्वली लाइकली वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ज्यादा जल्दी आंसर आएगा। अब देखिए इवेंट बी मान लेता हूं यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो यंगेस्ट इज अ गर्ल में देखिए यंगेस्ट मतलब बाद में बेटी होनी चाहिए, पहले बेटी नहीं होनी चाहिए, मतलब बाद में बेटी होनी ही चाहिए। तो देखिए हो सकता है दोनों बार बेटियां हो, तो भी तो छोटी बेटी जो है छोटा जो बच्चा रहेगा वो बेटी ही होगी अगर दोनों बेटियां हैं तो, और हो सकता है पहले बेटा हो, बड़ा बेटा हो, छोटी बेटी हो, तो ये दो फेवरेबल आउटकम्स आएंगे इवेंट बी के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, यहां से देख सकते हैं आप जी, तो इसमें कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए इंटरसेक्शन बी में, एक ही आउटकम आ गया। तो अब पी ए बाय बी का फॉर्मूला यूज करते हैं, वो क्या होता है एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी, वेयर एन ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा 1/2, क्योंकि एन ए इंटरसेक्शन बी 1 है और एन ऑफ बी कितने हैं 2 है। तो ये आ गया आपका पहला आंसर, प्रॉब्लम नंबर 5 के पार्ट 1 का आंसर आ गया 1/2। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, ये गिवन है हमको। तो मैं इवेंट ए में क्या मान चुका हूं बोथ आर गर्ल्स, तो उसमें दोनों गर्ल्स आएंगी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए कितना आएगा 1 आएगा। इवेंट बी मान लेता हूं एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, क्योंकि ये हो चुका है, तो कम से कम एक गर्ल हो, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों बेटियां हो, या पहले बेटा हो और फिर बेटी हुई हो, या पहले बेटी हुई हो फिर बेटा हुआ हो। ये फेवरेबल आउटकम्स आ गए इवेंट बी के। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट बी क्या मिल गया आपको 3 मिल गया। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो फिर जी आएगा, मतलब दोनों बेटियां कॉमन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 1 आ गया। अब हमको फाइंड करना है पी ए बाय बी, तो फॉर्मूला वही एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी है 1 और एन बी कितना है 3, तो इसका भी आंसर आ गया आपका 1/3। तो प्रॉब्लम नंबर 5 के पार्ट बी का आंसर आ गया 1/3। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड थे और जिनको आपको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट था। अब मैं समझता हूं अगर आप शुरू से अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन देखें, और इसके भी पहले अगर आप बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर एक्सियोमेटिक अप्रोच, और उसके बाद ये कंडीशनल इंट्रोडक्शन टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वीडियो देखेंगे, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, दूसरा प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है, तीसरा फिर हमने ये प्रॉब्लम्स बना के देखे हैं। इतना करने के बाद आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। इसके बाद के जो सेक्शंस है वो सारे इन्हीं पे बेस्ड हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। अगर एक बार में आपको लगता है कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो 2 या 3 बार देखिए। स्टिल ऐसा कुछ लगता है कि कहीं कोई वाकई में बहुत ज्यादा डाउट है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप यहां तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।